हेलो न्यूटन्स, आई होप एवरीवन हैज सीन फ्रिक्शन पार्ट 1, जहाँ पे फ्रिक्शन का बेसिक डेफिनेशन कवर किया था, काइनेटिक फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कुछ हमने वहाँ पे देखा था। और एक सवाल भी पूछा था मैंने कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, और आपका आंसर था बूम, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने पार्ट 1 अगर कवर कर लिया है, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और आज पार्ट 2 में जो मेजर हमारा प्रायोरिटी होगा वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। हम इसको कवर करने वाले हैं बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन से एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, ट्रिकी सवाल आते हैं, और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को। वी विल सी फ्यू न्यूमेरिकल्स टुडे टुवर्ड्स द एंड। पहले हम थ्योरी करेंगे, तो पेन कॉपी रेडी रखना। बिना पेन कॉपी के कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसको बहुत एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको चीज़ें नोट करनी है, जैसे आप कोचिंग में करते हो, क्लासेस में करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे भी इस वीडियो से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको नोट करना चाहिए साथ साथ में। बाकी सारी चीज़ें आज हम ये दोनों टॉपिक भी करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, या पार्ट 1 ऑफ फ्रिक्शन में कवर कर लिया था। तो आई होप एवरीवन इज़ रेडी। बट बिफोर वी गो अहेड, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा देखने में डिफिकल्ट है, बट आई होप आप लोग सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं M1 M2 इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, एक अल्फा एंगल एक बीटा एंगल, और ये भी दिया हुआ है कि भाई M2 इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, M1 इज़ मूविंग अपवर्ड्स, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल तो नहीं है, बिकॉज इसमें स्टैटिक नहीं लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। एंड अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो सवाल इतना मुश्किल नहीं होता है। सो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। देखो, इसको वैसे तो हम चाहें तो सिंगल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिस आवर न्यूटन लॉ का फॉर्मूला। तो आप देखो यहाँ पे क्या है। अगर मैं M1 ब्लॉक की बात करता हूँ तो M1 ब्लॉक पे एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, M1G साइन थीटा, ये आपने सीख लिया होगा तो अभी तक, M1G साइन अल्फा नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक M1G कॉस ऑफ अल्फा सरफेस के परपेंडिकुलर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। mg के ही कंपोनेंट है M1G साइन अल्फा और M1G कॉस अल्फा, और ये दिया हुआ है कि ये ब्लॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। बढ़िया है। अब अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो क्लियरली आपको ये पता है कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के रिलेटिव ये वाला पॉइंट जो है राइट की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे किधर की ओर लगेगा, इस सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ही सिंपल है, वो पीछे की ओर लगेगा इस तरीके से, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ सिमिलरली अगर आप देखोगे M2 ब्लॉक को, तो लेट्स ड्रॉ M2 ब्लॉक। और देखो, वैसे ये आप बिना डायग्राम ड्रॉ किए भी, जो मैंने शॉर्टकट बताया था न्यूटन लॉ में, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। इधर की ओर क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा M2G साइन ऑफ अल्फा विच इज़ पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, पीछे की ओर एक टेंशन फोर्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस mg का अनदर कंपोनेंट विच इज़ M2G कॉस ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा। और ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन इधर की ओर है, तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस है इंक्लाइन के इस सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगेगा इसके ऊपर। ये है F1, सरफेस डिफरेंट तो फ्रिक्शन भी डिफरेंट। और मैं अभी ग्राउंड पे या इंक्लाइन पे फ्रिक्शन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन इस सरफेस पे पीछे की ओर लग रहा है तो इंक्लाइन पे भी आगे की ओर F1K लगेगा, और सिमिलरली अगर फ्रिक्शन इसमें पीछे की ओर लग रहा है तो इस इंक्लाइन पे भी इधर की ओर F2K लगेगा, ठीक है। बट वी विल इग्नोर इंक्लाइन फॉर द टाइम बिंग। अब आप देखो, यूजली टेंशन जो है इस तरीके से, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, और अगर मैं एक साथ इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ। वो कैसे, जो भी सम ऑफ एक्सटर्नल एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन इज पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। अगर मैं सिंपल वो फॉर्मूला लगा दूं तो आप क्वेश्चन तो चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। क्या, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है पुलिंग फोर्स, जिधर जा रहा है वो पुलिंग फोर्स होता है। तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज हैं, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज हैं दैट इज पुलिंग फोर्स, तो है केवल और केवल
F2G साइन ऑफ एल्फा, यही एक पुलिंग फोर्स है। और बाकी सब देखो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -M1G साइन एल्फा ये आ गया, ये एक अपोजिंग फोर्स है। F1 के ये भी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि हमेशा फोर्स के ऑपोजिट नहीं होता है, मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और मोशन इसका आगे की ओर है इसलिए फ्रिक्शन पीछे की ओर है। सो -F1 के माइनस यहाँ पे F2 के अपॉन टोटल मास है M1 प्लस M2। तो इतना सिंपल था। वेयर F1 के की वैल्यू तो आपको पता ही है, F1 के की वैल्यू आप बोल सकते हो इट इज इक्वल टू म्यू, अगर यहाँ पे दिया हुआ है दोनों जगह पे म्यू ही है तो म्यू इंटू एन, और n इज इक्वल टू M1G कॉस ऑफ एल्फा। और सिमिलरली F2 के जो हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू M2G कॉस ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये बीटा होगा, अल्फा नहीं, जो भी एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा। सो M2G साइन अल्फा माइनस M2G साइन अल्फा नहीं बीटा, M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा माइनस F1 के इज म्यू M1G कॉस अल्फा, F2 के इज म्यू M2G कॉस बीटा अपॉन टोटल मास इसका M1 प्लस M2 है। अगर किसी को भी इसमें दिक्कत है तो प्लीज़ वॉच माई न्यूटन लॉ का, जिसमें मैं न्यूटन लॉ का लेक्चर जो मैंने किया था या वीडियो किया था उसमें मैंने ये शॉर्टकट बताया हुआ है कि नेट पुलिंग फोर्स विच इज़ ओनली वन इन दिस पर्टिकुलर केस, केवल और केवल ये एक पुलिंग फोर्स है, बाकी सब इस मोशन को अपोज कर रहे हैं, ये सारे फोर्सेस जो हैं इस मोशन को अपोज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास इज द एक्सेलरेशन। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सबके लिए अलग अलग इक्वेशन लिख लो। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे टेंशन ऊपर की ओर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में माइनस M1G साइन अल्फा माइनस F1 के इज इक्वल टू M1A, और इसके लिए क्या लिखोगे M2G साइन बीटा माइनस F2 के माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A, और वहाँ से टेंशन को एलिमिनेट कर दोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हो तो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया है। आई एम मूविंग अहेड, एक बार ट्राई कर लेना क्लास के बाद, फिर से इसको पॉज करके दोबारा ट्राई करना इस क्वेश्चन को। सो टुडे आई विल मूव टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा एक ऐसे समझते हैं कि मान लो एक ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे mg होगा। अब मान लो इस प्लेन को थोड़ा सा हम इंक्लाइन पे मूव करा देते हैं, इस प्लेन को हम इंक्लाइन पे मूव करा देते हैं, और इस ब्लॉक को एक बार को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस ब्लॉक को यहाँ से हटा देते हैं। अब ये ब्लॉक क्या हुआ, ये ब्लॉक जो है ऐसे हम एक बार बना ही लेते हैं सारे जगह पे ब्लॉक। मान लो ये एक ब्लॉक था, फिर थोड़ा सा इंक्लाइन पे ले गए तो ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया, थोड़ा और इंक्लाइन पे ले गए तो ये ब्लॉक जो है ये कुछ यहाँ पे पहुँच गया। हर जगह पे क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, नीचे की ओर mg है। सिमिलरली जो सेकंड वाला केस है वहाँ पे भी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और इधर की ओर mg है, सॉरी नीचे की ओर mg है। तो अब यहाँ पे क्या लगने लगेगा, जैसे ही कोई एंगल आएगा θ1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे M1G cos ऑफ θ1 आ जाएगा, ये हमने इंक्लाइन के लिए पढ़ा था। और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, M1G साइन ऑफ θ1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं और इंक्लाइन को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं, ये n1 है, ये n2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन दिस एंगल इज θ2, और यहाँ पे आ जाएगा ये जो फोर्स है ये हो जाएगा M1G cos ऑफ θ2, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा M1G साइन ऑफ θ2। अब इसे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एक डब्बा रखा हुआ है, और इस डब्बे पे हम मान लो एक रिमोट रख देते हैं इस तरीके से,
और ये डब्बा अभी हॉरिजॉन्टल है तो ये तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस डब्बे को इसका इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा, अभी भी मूव कर रहा है। आप बोलोगे मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के लॉन्ग इस पे फोर्स लग रहा है m1g साइन थीटा। इंक्लाइन के पीछे कोई फोर्स होगा जो इसको रोक के रख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अभी और मैंने इंक्रीज कर दिया, अब अभी इंक्रीज किया, देखो अब ये मूव करने लग गया है ना। इस टाइम पे ये मूव करने लग गया, मतलब एक ऐसा एंगल आएगा जब वो मूव करने लग जाएगा। हर समय इसको रोक के कौन रख रहा है, इसको रोक के रख रहा है फ्रिक्शन फोर्स। इस समय ये मूव नहीं कर रहा है, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस बॉडी विल अबाउट टू मूव, मतलब दिस बॉडी, ये ऑलमोस्ट ऐसा एक पॉइंट आएगा जब ये बॉडी जस्ट मूव करने वाला होगा, और उस समय क्या फ्रिक्शन लगता है आपको भी पता है, वो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और वो जो एंगल अचीव करेगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, मतलब वो एंगल ऑफ इंक्लाइन जब बॉडी इज अबाउट टू मूव, अब फ्रिक्शन उसको रोक के नहीं रख सकता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे भाई नेट फोर्स तो जीरो है, बॉडी अभी भी रुका हुआ है, इट हैज द टेंडेंसी टू मूव नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे m1g साइन ऑफ थीटा 2 माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ एस मैक्सिमम, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस समय जब बॉडी इज अबाउट टू मूव, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर m1g साइन थीटा 2, ये जो थीटा 2 है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, क्योंकि इसी एंगल पे बॉडी अब मूव करने वाला है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम का क्या डेफिनेशन होता है, म्यू इंटू एन, और n किसके बराबर है, n इज इक्वल टू m1g कॉस ऑफ थीटा 2। ये जो n2 है, दिस n2 इज इक्वल टू m1g कॉस ऑफ थीटा 2। नॉर्मल रिएक्शन जो है, बिकॉज बॉडी जो है और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, एंड देयरफॉर दिस नेट फोर्स इज इक्वल n2 m1g कॉस थीटा 2 के बराबर है। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, g और g कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर tan ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल टू म्यू, और यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा। दिस एंगल ऑफ रिपोज थीटा 2, जो इस केस में थीटा 2 है, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, और इसका बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब आप tan थीटा इज इक्वल टू म्यू भी बोल सकते हो। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज थीटा होता है, एंगल का मतलब थीटा होता है, इसलिए tan इनवर्स के फॉर्म में लिखा है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो tan थीटा म्यू, आप इससे भी याद रख सकते हो इस रिलेशनशिप को। सो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक डब्बा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है ये डब्बा, तो इस डब्बे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, इस रिमोट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है इस तरीके से, और mg जो है नीचे की ओर लग रहा है इस तरीके से, और ये रुका हुआ है अगर ये डब्बा सीधा रखा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं डब्बे का इंक्लाइन बढ़ा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक के रख रहा है, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या फ्रिक्शन फोर्स है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा दूंगा, अब इस एंगल पे जस्ट मूव करने वाला है, सो दिस फॉर दीज टू बॉडीज इज इट्स एंगल ऑफ रिपोज। इस टाइम पे अब ये मूव करने वाला है, और उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, जहां जस्ट उसके बाद थोड़ा भी इंक्रीज करोगे तो बॉडी मूव करने लग जाएगा। आई होप सबको समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चे कई बार रिपोज और फ्रिक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है ये बेसिकली थियोरेटिकल टर्म है और कुछ नहीं है। ये बोलता है कि भाई नॉर्मल और फ्रिक्शन, इसके बीच में इनका जो रिजल्टेंट होगा, बिकॉज बोथ आर कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो नॉर्मल है और ये फ्रिक्शन है, दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट का एक बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट होता है या एक सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, तो एक रिएक्शन फोर्स लगता है उसके ऊपर एट सम एंगल, और ये जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ,
ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, हम इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। एंड आप देखोगे इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल टर्म, बट ये स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है और कई बार इस पे न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं नीट वाले एग्जाम में। सो इट इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस विथ नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू एन, अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। एंड वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो tan अल्फा है, tan अल्फा विल बी इक्वल टू एफ बाई एन। ये tan अल्फा एफ बाई एन कैसे निकालोगे भाई, ये तो वेक्टर में आप लोग सीख चुके हो कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट अगर y एक्सिस पे है, एक x एक्सिस पे है, मतलब रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट y एक्सिस पे, एक x एक्सिस पे, तो tan क्या होता है, हमेशा एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो कंपोनेंट विच इज फ्रिक्शन इस केस में अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और अगर इसको आप देखोगे फॉर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू एन बाई एन, दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा, एंड देयरफॉर अल्फा अगेन यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ म्यू है, बट दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसको इंक्लिनेशन से कोई मतलब नहीं है, इट कैन हैपन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर एन इंक्लाइन प्लेन, इट कैन बी डिफाइंड फॉर अ सिंपल ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है जो केवल बोलता है वो एंगल जो रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है, उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट्स इट। इसका और कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल स्कूल के डेफिनेशन के लिए, या कभी कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देंगे और उस पर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, मैंने लिया भी हुआ है, आप उसको आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। आई होप सबको थ्योरी समझ में आ गई हो, और एक बार इस पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज पे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर जाना मत कहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन करने वाले हैं, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, या एडवांस का एग्ज़ाम हो, या ओलंपियाड का। सबको ना बहुत मज़ा आता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, क्वेश्चन पूछने में भी, क्वेश्चन बनाने में भी, सॉल्व करने में भी। तो देखते हैं आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोली इंक्रीज, फाइंड आउट द एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो देखते ही आंसर कर दोगे कि भाई ब्लॉक जब मूव करने लग जाएगा, ये मान लो थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा सरफेस पे लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा बार बार यहाँ दिखाऊंगा फ्रिक्शन। यहाँ पे जब मूव करने वाला होगा उस समय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में mg cos ऑफ थीटा, एंड देयरफॉर fs मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, जैसे ही मूव करने वाला होगा, मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स 0, एंड देयरफॉर fs मैक्सिमम इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और इससे आपके पास म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, एंड दिस इज जस्ट आस्किंग यू द एंगल ऑफ रिपोज ओनली। सो mg से mg कैंसिल हो गया, एंड tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। आई होप सबने सही कर दिया होगा इसको। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो। अब यहाँ देखो, मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन पिक किया है कि भाई अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इज डबल द एंगल ऑफ रिपोज, अब रिपोज से मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है अगर थीटा है, सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है मान लेते हैं थीटा है। आई होप कहीं ना कहीं गायब हो गया है एंगल, हमारा इंक्लिनेशन वाला ही एंगल गायब हो गया। चलो इसी को बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। सो मान लेते हैं ये थीटा है, ये थीटा को ले लेते हैं जो बना हुआ है हमारे यहाँ पे, और ये हमारा इंक्लिनेशन, इंक्लाइन प्लेन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि थीटा है इज डबल द एंगल ऑफ रिपोज, 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, tan इनवर्स ऑफ म्यू।
दिया हुआ है एंगल ऑफ रिपोज, सो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जो बच्चों को नहीं पता कि कैसे म्यू निकालना है, तो यहाँ से देखो म्यू दिया हुआ है। सो बेसिकली वेन एवर दे गिव यू एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं देके वो डायरेक्टली एंगल ऑफ रिपोज दे सकते हैं। म्यू दिया हुआ है विच इज नथिंग बट tan ऑफ 30 डिग्री, एंड tan ऑफ 30 आपको पता है वैल्यू कितना होता है 1/√3। सो म्यू इज इक्वल टू 1/√3 ये दिया हुआ है। और tan इनवर्स ऑफ, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री क्योंकि 2 टाइम्स है एंगल ऑफ रिपोज के, और आपको म्यू भी दिया हुआ है बिकॉज एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन होता है tan इनवर्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन। फिर तो बहुत ही सिंपल हो गया, एक ब्लॉक है, पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर की ओर mg साइन थीटा, अब तो मूव कर रहा है ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिपोज से जैसे ही ज़्यादा होगा बॉडी तो मूव कर रहा होगा, और बॉडी नीचे की ओर मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन a से, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, राइट हैंड साइड लिखोगे m इंटू a, लेफ्ट हैंड साइड बोलोगे कि सर mg साइन ऑफ थीटा माइनस f काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg कॉस ऑफ थीटा। तो एफ के की जगह क्या लिख दोगे आप, म्यू इंटू एन, और एन की जगह क्या लिख दोगे आप, mg कॉस ऑफ थीटा। सो आप लिख दोगे म्यू mg कॉस ऑफ थीटा, तो mm कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस ऑफ थीटा। तो g कॉमन, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है, ट्वाइस द एंगल ऑफ रिपोज। तो ट्वाइस क्या है, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, तो थीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2, म्यू की वैल्यू आ गई 1/√3, और कॉस थीटा हो गया हाफ, सो 1/2। तो अब ये सॉल्व कर लोगे आप, एक्सेलरेशन निकाल लोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया 2√3, और ये √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2, सो 2/2√3, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/√3। एक बार देख लेना, कोई भी सिली मिस्टेक, मैं बहुत सिली मिस्टेक करता हूँ स्पेशली कैलकुलेशंस में, तो देख लेना, कोई सिली मिस्टेक आप मत करना। मैंने बहुत नंबर गंवाए हैं आईआईटी की जर्नी तक, आईआईटी में भी बहुत सिली मिस्टेक किया था आईआईटी के पेपर में, तो सिली मिस्टेक तो मैं आज तक एज ए टीचर करता रहता हूँ, इसलिए बच्चों को हमेशा समझाता हूँ सिली मिस्टेक आपको नहीं करना, मेरा काम है, मैं कर सकता हूँ, मुझे आईआईटी अब नहीं जाना है, पहुँच गया था मैं। तो एनीवेज, तो ये देख लो, और यहाँ से आई होप सबको समझ में आ गया हो। चलो परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब हम आगे बढ़ जाएं। ये अच्छा, अब आए हो भाई, हमने तो सवाल सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कैन जस्ट मूव अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अच्छी बात है भाई। तो एक ब्लॉक है, इसमें भी कुछ दिया हुआ है, देखें इसमें भी कुछ डायग्राम दिया हुआ है। ओ डायग्राम के इंतज़ार में हम, आपने देख ही लिया है, जाना नहीं कहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन आने वाला है। दिया हुआ है एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, कैन जस्ट मूव अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड भी बना देते हैं, बोल दिया कि इंक्लाइन का कोई चक्कर नहीं है। मास भी दिया हुआ है 3 kg। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों ही निकालना है। तो ये दिया हुआ है कि फोर्स जस्ट मूव कर सकता है, इसका मतलब उस समय जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो कैसा है, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि जस्ट मूव कर रहा है। ये जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं ना, उस पर ध्यान दिया करो, जस्ट जस्ट जस्ट। तो जस्ट का मतलब हो गया इस समय एफ एस मैक्सिमम लग रहा है, तो एफ माइनस एफ एस मैक्स, जस्ट मूव करने वाला है, मूव तो नहीं कर रहा, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0। राइट हैंड साइड या तो एम ए होगा या 0 होगा, बस यही न्यूटन ने 2 ही चीज़ें सिखाई हैं। इसलिए कई बार ना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एम ए क्या है, एम ए कोई अलग से फोर्स है क्या। एम ए इज़ द नेट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, अगर बॉडी मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो 0 हो जाएगा। बस यही 2 चीज़ें सीखनी हमें। एंड देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एफ
एस मैक्सिमम, और ये क्या होता है, म्यू एन के बराबर होता है। यहाँ पे इंक्लाइन नहीं है तो एन किसके बराबर हो जाएगा, अगर इंक्लाइन नहीं होता तो बहुत ही सिंपल होता है, एम जी के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी। तो ये निकालना है आपको म्यू। एफ की वैल्यू दी हुई है 20, एम कितना दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है 3, और जी तो पता ही आपको 10, वो भी दे दिया है इनमें। चलो तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर 2/3, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती म्यू की, देख रहे हो, क्योंकि इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो केवल और केवल ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये केवल और केवल मटेरियल इन कांटेक्ट, मटेरियल इन कांटेक्ट। तो जो भी दो सरफेस है, अगर सरफेस बदलेगा तो म्यू बदलेगा, मटेरियल बदलेगा तो भी म्यू बदल जाएगा। सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ये एक एम्पेरिकल वैल्यू विच इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कांटेक्ट सरफेस के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, ये आपके लैब में भी करना होता है, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होता है फिजिक्स का, एंड देयरफॉर इट माइट बी इम्पॉर्टेंट। हो, तो अब हम चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। पानी वानी पी लो, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, और आप ब्रेक के बाद आओ और स्टैटिक फ्रिक्शन करते हैं। बहुत ही कमाल का टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन पे दुनिया के टफेस्ट सवाल भी बन सकते हैं। आज मैं एक दूंगा आपको क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल का होगा, जो आपको होमवर्क करना होगा अगर लास्ट तक रुके हुए हो तो। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे स्मार्ट होंगे तो लास्ट में डायरेक्टली मूव कर लेना, क्वेश्चन देख लेना अगर आपको लगता है जेईई मेन की तैयारी आपकी अच्छी से हो गई है, नीट की तैयारी अच्छे से हो गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ फोर्स। सबसे पहले कोई भाई अलग सी दुनिया में चीज नहीं है, इट इज अ फोर्स, कॉमा दे दें, विच हैज द टेंडेंसी टू अपोज, विच हैज द टेंडेंसी टू अपोज। यहाँ पे अपोज नहीं करता है, ये टेंडेंसी होता है, क्योंकि यूजली बॉडी मूव नहीं कर रहा होता है तभी स्टैटिक लगता है। तो इट हैज द टेंडेंसी टू अपोज relative motion, it has the tendency to oppose the relative motion between surfaces in contact। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, हमने डेफिनेशन में बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये जीरो भी हो सकता है, अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ये आएगा ही नहीं, मोशन होगा ही नहीं, मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी, तो अपोज किसको करेगा। तो भाई मोशन की टेंडेंसी तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए जीरो भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक जा सकती है। ओके, चलो तो अब ये डेफिनेशन का सो आ गए पानी वानी पी के, मैं भी आ गया वापस से पानी वानी पी के, फ़ोन ऑन पे बात करके। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट इज़ अ फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, कोई अलग सा चीज़ नहीं है जिसकी टेंडेंसी होती है मोशन को अपोज करने की। और कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर सिंपली ये ब्लॉक एक टेबल पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर केवल और केवल दो फोर्सेस लगेंगे, एक एन ऊपर की ओर और एक एम जी नीचे की ओर। और इसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस केस में, ये जो पहला वाला केस था, हमने क्या बोला था, फ्रिक्शन फोर्स जो है इस केस में ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इसके ऊपर ये, अगर मैं इस डब्बे को बंद करूं तो इस डब्बे के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इधर की ओर कोई फोर्स नहीं, तो पीछे इसको रोकने वाला भी कोई फोर्स नहीं, एंड देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कल हम लोगों ने ये भी बोला था कि इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी जैसे ही इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा दोगे। जैसे ही इसके ऊपर अब एक फोर्स लगा दिया मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है,
बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो न्यूटन ने क्या सिखाया हमें कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो राइट हैंड साइड तो जीरो। तो इसका मतलब अगर एफ आगे लग रहा है, इसकी कुछ वैल्यू है, तो उतना ही फोर्स पीछे भी लगेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड देयरफॉर एफ माइनस एफ इस केस में अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इस केस में एफ माइनस एफ विल बी इक्वल टू जीरो। अभी भी नॉर्मल तो इधर लग ही रहा है और यहाँ पे एम जी लग रहा है। और सेकेंड वाला केस जो है सबसे क्रिटिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेई मेन में इस पे सेकेंड केस पे सवाल बहुत आते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी बार वेरी वेरी बोल दिया है तो डब्बे में बंद कर दो और इसको कॉपी में लिख लो, ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो एफ के बराबर होगी, या फिर जो भी अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर होगी, इसकी अपनी वैल्यू नहीं होगी। बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, अभी भी जब तक ये मैक्सिमम नहीं पहुंचता है तो म्यू एन भी नहीं होती। तो कई बार सेकंड केस में जो बच्चे गलती करते हैं वो एफ एस की वैल्यू पूछी होती है, आप लिख के आ जाते हो एग्जाम में म्यू इंटू एन, और एग्जाम वाला बोलता है भैया हम देंगे डब्बा गोल, बोलता है ये क्या लिख दिया तुमने। और चूंकि बार बार हर साल ये गलती करते हैं, बच्चे दोहराते हैं, वो पूछते हैं आप गलती करते हो तो बार बार इसी एरिया में पूछते हैं। म्यू एन केवल और केवल एक केस में आएगा जो कि थर्ड केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में सिंपली जो भी अप्लाइड फोर्स होगा इसके बराबर इसकी वैल्यू होगी और आपको यही लिखना था। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल है। अब थर्ड केस में म्यू एन हो सकता है, उसमें भी एफ लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा तब तक आप एफ की वैल्यू एफ के बराबर लिख सकते हो। मतलब अब एफ एफ क्या बोल रहे हो सर, छोटे एफ की वैल्यू बड़े एफ के बराबर लिख सकते हो, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर लिख सकते हो। अब थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस बोलता है कि भाई एक ऐसा समय आएगा जब बॉडी मूव करने लग जाएगा, उस केस में जो एफ लगेगा और अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, अब इसके बाद थोड़ा सा भी इंक्रीज किया मैंने फोर्स तो बॉडी मूव करने लगेगा। तो अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा तो अभी भी ये जीरो होगा, अभी भी एफ माइनस एफ एस मैक्सिमम जो है ये जीरो ही होगा, एंड एफ एस मैक्सिमम इस केस में भी एफ अप्लाइड के बराबर ही होगा। बट थर्ड केस में जब बॉडी इज अबाउट टू मूव तो उस केस में आप लिख सकते हो एफ एस मैक्सिमम, या इसको हम लिमिटिंग भी बोलते हैं, लिमिटिंग भी बोलते हैं, ये हो जाएगा म्यू एन के बराबर। अब एग्जामिनर बोलेगा भैया बढ़िया है, और अगर आप इस केस में भी एफ अप्लाइड लिख देते हो तो एग्जामिनर गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली म्यू एन ही एफ अप्लाइड के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन हो गया, तो आपको समझ में आ गया। इसको मैं रेड से काटा मारता हूँ पहले वाले केस में, टंग टंग टंग, ठीक है। ये यहाँ भी ऐसे काटा मार देते हैं कि ये सेकंड केस में ये नहीं होगा, एफ एस इज नॉट इक्वल टू, जब बॉडी मूव कर रहा है, अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आप पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। अब चलो तो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। बिफोर वी डू दैट, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको दिखता आया है, जेई मेन नीट सब में दिखेगा। तो दिया हुआ है एक ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, ट्राई कर लेना वीडियो को पॉज करके। बॉडी ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। दिया हुआ है क्या भैया, नहीं दिया हुआ है, चलो तो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बना देते हैं कि इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री के हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन। एक ब्लॉक रेस्ट कर रहा है भैया, आराम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आराम करने वाली चीज़ का नेट फोर्स होता है, न्यूटन ने बोला भाई कि नेट फोर्स तो ज़ीरो होता है। चलो इसके ऊपर जो फोर्सेस हमें पता है वो तो लगा ही देते हैं, एन एम जी कॉस थीटा, और इधर की ओर एम जी साइन थीटा।
एट एन एंगल द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे दिया। आप देखो ये वाली चीज जो है ना, ये आपको दिया है, इसको ब्लैक से कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये दिया होता है मोस्टली कंफ्यूज करने के लिए। बट अब हम स्टेप्स क्या देखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स अब इस पे निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई राइट, मतलब आप गलत हो ही नहीं सकते थे अगर सिंपली आप ये कहते कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर रहा है, और आप बोलोगे नेट फोर्स रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो राइट हैंड साइड तो जीरो हो गया। आप बोलोगे भाई न्यूटन ने हमें सिखाया तो हम ये अप्लाई करेंगे। अब अगर न्यूटन अंकल ने अगर ये सिखाया है कि राइट हैंड साइड जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, नेट फोर्स विच इज mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आप बोल दोगे सर अब यहाँ से तो f की वैल्यू आ गई है mg साइन थीटा के बराबर, m दिया हुआ है 2, g होता है 10 या 9.8, इस केस में 9.8 क्योंकि दिया हुआ है सारे 9.8 दिए हुए हैं, तो 9.8 ही ले लेते हैं हम यहाँ पे 9.8। ठीक है, तो 2 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें दिख रहा है कि भाई फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ये तो 9.8 न्यूटन आ गया। ओके, अब ये आ गया आपके पास। अब ये आ गया तो आपको तो देखने की ज़रूरत नहीं, अगर रेस्ट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। लेकिन तब भी दिमाग में एक चुल अगर बैठी हुई है कि भाई मेरे को चेक करना है कि भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखते हैं भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है 0.7 इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू एन होता है। एन किसके बराबर है, mg cos थीटा, m है 2, g है 9.8, cos 30 होता है √3/2, तो ये कैंसिल हो गया। 10 लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा तब आसान रहेगा। तो 10 इंटू 0.7 हो गया 7 इंटू √3 होता है 1.7, एंड देयरफॉर ये 119 के आसपास हो जाएगा, 1.2 के बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा कम ही होगा। सो 1.19 ना, हाँ तो 1.19, सो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.18, अप्रॉक्सीमेटली कर लो, 9.8 है तो 1.18 क्या कर रहा हूँ 11 पॉइंट ना, सॉरी ये हो जाएगा 11.8 न्यूटन। अब mg साइन थीटा कितना है 9.8, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि mg साइन थीटा उसको मूव ही नहीं करा रहा है। तो mg साइन थीटा जब तक 11.8 और टू बी वेरी फ्रैंक मतलब 12 न्यूटन तक अगर नहीं पहुंच रही है तो वो नहीं मूव करेगा, मतलब 11.8। तो जैसे ही 11.8 से ज़्यादा होगा बॉडी नीचे मूव करने लग जाएगी। तो जब तक अप्लाइड फोर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक अप्लाइड फोर्स जो कि खींच रहा है इसको, इसकी वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाती है, जब तक इसकी वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा। और अगर मान लो ऐसा केस आ जाता आपके एग्जाम में, हो सकता है एडवांस में आ जाए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया होगा कि दिस इज बॉडी कैन नॉट बी एट रेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर mg साइन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होती, जैसे इस केस में mg साइन थीटा आपने निकाला 9.8 आया, अगर इसकी वैल्यू जो है 9.8 की जगह 13 न्यूटन होती, तो ऑब्वियसली आप बोलते हैं कि बॉडी कैन नॉट बी एट रेस्ट, बॉडी विल मूव। ठीक है, और उस समय फ्रिक्शन की जो उस समय फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 11.8 हो जाती फिर। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चेक करना ज़रूरी होता है कि एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या है। बट जेई मेन और नीट में आई डोंट थिंक मतलब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए हमें। ओके, चलो अब यहाँ दिया हुआ है भाई एक ब्लॉक है 1 kg का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ट्रक के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक और सरफेस दिया हुआ है 0.6। ओके, ठीक है भाई, ट्रक ट्रक ट्रक, ठीक है, ये है ट्रक एंड भाई रोड पे मूव कर रहा है ये ट्रक। एक पहिया यहाँ भी होता है ना, ठीक है, बट ऐसे कर लेता है, ये ऐसे नहीं बंधा हुआ है। टमाटर मत देख लेना, टमाटर सर की याद आ गई मुझे बनाते हुए। एनीवेज, सो ये आपका ट्रक है, मत मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ये आपका एक ट्रक है, दिया हुआ है ट्रक के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है।
द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6, म्यू दिया हुआ है, म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.6। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, मतलब ये पूरी चीज आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। अब आप देखो, बढ़िया सवाल है। न्यूटन जी बोल गए हैं कि भाई अब ये अगर ब्लॉक मैं ज़मीन से देखूं अगर, तो ज़मीन से भाई ये ब्लॉक तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ट्रक का हिस्सा है, और ट्रक में अगर मूव नहीं कर रहा है तो भाई ट्रक का हिस्सा हो गया, और इसकी एक्सेलरेशन, जो ट्रक की एक्सेलरेशन वो इसकी एक्सेलरेशन। अब आपको कोई फोर्स तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक फोर्स दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो कि ट्रक का सरफेस लगाएगा, और एक फोर्स लग रहा है mg का। तो जब आप ऐसे देखोगे तो सबसे पहले आपका ख्याल आना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन कौन लाएगा, एक फोर्स ही लाता है। तो न्यूटन जी जो बोल के गए हैं वो लिख देता हूँ मैं। इसका मास कितना है 1, तो लिख देते हैं 1। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है ट्रक का, वो दिया हुआ है 5, वो भी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 1 × 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो भाई फोर्स कौन लगाएगा, मतलब अगर कुछ नहीं दिखे तो ऑब्वियसली अननोन फोर्स, जो कि मैंने सूडो भी बताया था, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे F बोलूँगा, विच इज़ फ्रिक्शन फोर्स, ये लगाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन से ज़्यादा है या कम है। देख लेते हैं। Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो ये कितना होता है 0.6 इंटू m दिया हुआ है 1 × 10, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन है, लेकिन अभी भी आप देखो जो ट्रक जा रहा है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है 5 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन अभी भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है, और अगर जिन बच्चों ने 6 न्यूटन लिख दिया गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन लिखने से पहले आप चेक कर लो कि भाई एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो भाई न्यूटन ने क्या बोला, मुझे ये ब्लॉक दिख रहा है जो ट्रक के साथ साथ मूव कर रहा है। अगर ट्रक के साथ साथ मूव कर रहा है ये ब्लॉक, तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन वही होगी जो ट्रक की एक्सेलरेशन होगी। तो मैंने ब्लॉक को निकाल लिया और मैंने ब्लॉक पे न्यूटन लॉ लगा दिया कि भाई ब्लॉक पे न्यूटन लॉ क्या बोलता है, राइट हैंड साइड हो जाएगा m × a, राइट हैंड साइड। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो फोर्स क्या होगा, वो फ्रिक्शन का ही फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन इज नॉट अ फोर्स विच ऑलवेज opposes the motion, it opposes the, or it has a tendency to oppose the relative motion। मतलब आगे क्यों लगा है, अब आप देखो, ये जो सरफेस था, इस सरफेस की टेंडेंसी, अब आप बोलोगे सर आगे क्यों लगा, तो देख लेते हैं। इस सरफेस जो ट्रक का सरफेस था ये वाला, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर था, तो ये सरफेस इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा था। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है, इस सरफेस पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, पीछे की ओर लगेगा, और चूंकि कांटेक्ट फोर्स है तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगा, आगे की ओर लगा। इसीलिए ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है आगे की ओर लगता है, पीछे की ओर नहीं। ओके, आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट आप इसको ट्राई जरूर करना घर पे। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये है, अब हम एंटर करते हैं एडवांस के जोन में। ये आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है ये हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, व्हेन वी विल टेक एडवांस का लेक्चर। इसी पे तो लेंगे हम फ्रिक्शन का एडवांस का भी लेक्चर, और तब हम ओलंपियाड लेवल अप सीरीज़ जो हमारा है उस पे हम ये वाली सारी चीज़ें करेंगे। और दिस इज़ डायग्राम ड्रॉ कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम तब करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन ये आप कर लोगे, होमवर्क है ये आपका। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन एंड डायग्राम, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन एन एडवांस लेवल क्वेश्चन। इसको हम, इस पे ऑलमोस्ट एक लेक्चर लग सकता है हमारा, मतलब हाफ एन आवर ऑलमोस्ट समझाने में लग सकता है, डिफरेंट केसेस लेके। ऑल्दो इसका शॉर्टकट भी है एंड आई कैन एक्चुअली सॉल्व इट जस्ट लाइक दैट,
बट मेरा काम नहीं है ना सॉल्व करना, फाइनली एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज टू कम इन एडवांस व्हेन इट वाज सब्जेक्टिव। हमारे समय हम जब मतलब ऑलमोस्ट आपका बर्थ ईयर भी नहीं रहा होगा, तब हमारे समय जो पेपर आते थे, तो उस समय जो पेपर में जो क्वेश्चंस होते थे वो इस टाइप के होते थे। एंड देयरफॉर आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विथ यू। सो आई होप सबको स्टैटिक थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन ये देख लो, ये आप होमवर्क की तरह ट्राई करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तो बच्चों ये ट्रेलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बिफोर इवन द लेक्चर स्टार्ट्स। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद फ्रेंड्स, और लाइक तो करना मत भूलना।